तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर्स लॉज ऑफ मोशन, एमसीक्यू। फाइनली हमने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया, तो जो डाउट होगा वो पूछोगे, वह हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 बताऊं? बताऊं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सर, नोटबुक ओपन करो, एक सेकंड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। यस, फाइव में जो कैटिनरी प्रॉब्लम है वो कैटिनरी का आपका थ्योरी का कोई लेक्चर है क्या? अभी जो बताएंगे ना उसी से हो जाएगा। वो कैटेगरी कहने के लिए, जो कैटेगरी एक्चुअल में जेई के सिलेबस में है ना, सिलेबस में नहीं है, मतलब जो एक्चुअल में कैटेगरी वो इरडो के अंदर है, जबरदस्त है। मतलब आप किस चीज की बात कर रहे हो? कैटेगरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इरडो में है। अरे बीम 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 प्रॉब्लम्स, अच्छा, सर तो नंबर दे दिया है जो आ गया था। बट वो सिलेबस में नहीं है। सर एनएससी में तो होगा ही। हाँ, एनएससीपी पूरा आईटी का सिलेबस है। एनएससीपी आईओक्यूपी सब आईटी का सिलेबस है। जो आईपीएचओ है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बीड इज रिलीज फ्रॉम वन एंड ऑफ द फ्रिक्शनलेस रिजिड वायर फ्रेम फिक्स इन द वर्टिकल प्लेन स्लाइड periodically. ये वर्टिकल प्लेन में बता रहा हूँ, समझ अब तुम। तो वैसे ही पाथ फाइंडर हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। ये है, इसको स्लाइड करोगे तो ऐसे स्लाइड करेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर एकदम सेम हाइट पे जाएगा, एकदम सेम हाइट पे, एनर्जी कंजर्वेशन से एग्जैक्टली सेम हाइट पे जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा और यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं होगा क्योंकि कर्व है, तो एनर्जी लॉसेस ना यहाँ होगी ना यहाँ होगी। तो अब पूछा रहा है कि सर अगर ये इसका एंगल है ना ऑब्ट्यूज की जगह एक्यूट होता तो कोलिजन होता। ये शार्प एज होता तो कोलिजन होता, तो एनर्जी लॉस होती है यहाँ पे। ठीक है, क्यों सर? आप पे क्यों? अरे शार्प एज होगा तो ऐसे आके टकराएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन से टक्कर होगा तो हो सकता है कोलिजन इलास्टिक ना हो। हाँ, यहाँ पर एनर्जी लूज नहीं है, सीधा ही स्मूथली आ रहा है। हाँ, ताकि कोई कोलिजन टाइप की चीजें ना आए। ठीक है, वेलोसिटी में कोई अब्रप्ट चेंज ना आए। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर। पाथ फाइंडर पूरी की तो टॉप 1000 आएगी जेई मेंस में, टॉप 100 आ जाएगी एकदम तय, 100 के अंदर। सर आपके हिसाब से तो पाथफाइंडर हमारी अक्टूबर तक ही पूरी हो जाएगी, उसके बाद अब मैं इसे सॉल्व करूँ ना, बेकार की बातें तुम छोड़ दो। ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो पूछ रहा है टाइम पीरियड, पहले निकाल लेते हैं। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लो, साइज ऑफ द बीड इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस वन which is negligible as compared to the length of the straight portion of the frame if the linear dimension of the frame are made 4 times। अगर linear dimension इसका 4 times कर दिया गया तो बताइए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन विल चेंज, किस फैक्टर से चेंज होगा। तो चलो निकालते हैं। मान लो ये लेंथ L1 है, तो ये लेंथ क्या होगा L2 मान लिया, तो ये भी लेंथ क्या होगा L1। अच्छा, इधर का एक्सेलरेशन A है, ये A डिपेंड करेगा इस थीटा पे, दैट इज थीटा होगा तो ये G sin थीटा होगा। बट जब 4 टाइम डायमेंशन करोगे ना, मतलब इस लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया,
इस लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, इस लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, बीड और इसके बीच की दूरी 4 टाइम्स कर दिया, तो थीटा थोड़ी चेंज किया। अगर आपने थीटा नहीं चेंज किया दैट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ये चेंज ही नहीं हुआ, ये चेंज ही नहीं हुआ। तो इसको मैं थीटा थीटा बराबर मान लिया, बात एक ही है, अलग अलग रहेगा तभी भी बात एक ही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालते हैं इनिशियली रेस्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम तुम सीधे लिख सकते हो T1 इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ L1 अपान ए लिख सकते हो। और बॉटम पे आते आते वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2a इंटू L1। यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट 2a L1। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम T2 कैसे आएगा? द टाइम T2 इज नथिंग बट L2 अपान ट्वाइस ऑफ a L1। कोई पूछे टोटल टाइम बताइए, टाइम पीरियड्स। द टाइम पीरियड विल बी दैट इज T1, दैट इज T2 एंड दैट इज T1। अगर ये थीटा थीटा सेम है तो सेम आएगा, अदरवाइज अगर थीटा बदल दोगे तो ये टाइम अलग से निकाल लेना, अलग से निकाल लेना, फिर ऐड करेंगे आंसर सेम आएगा। अब जोड़ोगे तो बनेगा 2T1, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ L1 अपान ए प्लस ये टाइम क्या है L2 अपान ट्वाइस ऑफ 2a L1। अच्छा ए तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2 भी कांस्टेंट है। एक और चीज, अच्छा इस L1 और इस L2 में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही, L1 L2 का कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही। लेट्स यू टेकन L2 इक्वल्स टू अल्फा इज टू L1 लिख लिया, अल्फा इज टू L1, अल्फा इज द कांस्टेंट। अब अगर आपने इस L2 को 3 टाइम्स कर दिया और L1 को भी 3 टाइम्स किया, क्योंकि सेम डायमेंशन करना है ना, लिखा गया है मेड 4 टाइम्स। अगर इसको भी 4 टाइम्स करेंगे, इसको भी 4 टाइम्स करेंगे, तो क्या अल्फा पे असर पड़ेगा बताओ? नो सर, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, कोई असर ही नहीं पड़ने वाला। सही कह रहे हो तब तो उठा के प्रेस कर दो इसमें। अंत आज ना सुबह कल भी सुबह 8 बजे से बैठे रह गए, आज भी यही काम। L1 अपान ये रखो, L2 की जगह पे अल्फा L1 लिख लो। यहां से देखो तुम चाहो तो टाइम पीरियड को लिख सकते हो, L1 रूट L1 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी रूट L1 बनेगा, तो रूट L1 को बाहर निकाल लो। बाकी हर चीज कांस्टेंट है, देखो 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, रूट 2a कांस्टेंट। दैट मीन्स बाकी ये सारा का सारा टर्म्स एक कांस्टेंट बनेगा एंड दैट कांस्टेंट इज रिटन एज c, द रिटन एज c। तो t इक्वल्स टू c रूट L1। अब टाइम पीरियड इस पे डिपेंड कर रहा है, तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी इज द हाफ ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 1 अपान c रूट L1। अब क्वेश्चन का है कि डायमेंशंस को 4 टाइम्स कर दिया, तो लेंथ L1 को भी आपने 4 टाइम्स कर दिया। तो अगर L1 को आप 4 टाइम्स कर देंगे, कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। अगर ये 4 टाइम्स करेंगे तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ टाइम्स, दैट मीन्स f2 विल बी इक्वल्स टू f1 अपान 2, हाफ टाइम्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 11 को 4 टाइम्स करोगे तो ये रूट 2 का टर्म आएगा ना, दैट मीन्स इट्स आंसर विल बी 1/2। डाउट होगा तो यस। सर है ना 10th में ना चैप्टर था ना साउंड वाला, तो सर उसमें ऐसा एक फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का कि 1/2 पाई रूट g/l। सर इसमें हम लॉजिक लगा के डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यहाँ पे फार्मूला क्यों लगेगा? टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ सर 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g/l। अब सर इधर है ना वो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई रूट L बाई जी, वो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है ऑसिलेशन का। तो सर ये भी टेक्निकली तो वही हुआ ना, मतलब कि ना बॉडी ऑसिलेट कर रही है। इसमें आप जो कांस्टेंट बोल रही है उसमें कंपेंसेट हो गया ना। सर वो तो सर इसमें से कॉन्सेप्ट कैसे लग सकता है, क्योंकि सर उसमें तो सर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ L, बट यहाँ पर तो 1/√L आ रहा है। नहीं, यहाँ भी वही है, थीटा भी स्मॉल चाहिए होता है। वही भी यही है। सर उसके लिए ऑसिलेशन का जो एंगल होता है वो भी तो काफी कम होता है, तभी तो फॉर्मूला भी कंपेंसेट हो गया ना। सी में वो सब आ गया g और पाई ये सब, इसमें रूट L जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट देखो बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि उसको यहाँ पे लगाते समय यहाँ पे आंसर तो मैच कर ही रहा है, बट बेटर नहीं है कि इसमें जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कैसे आ रहा है उसको निकाल लिया जाए फिर कैलकुलेट किया जाए।
किसी को किसी से कंपेयर क्यों करो? उसमें तो सर हरदम ग्रेविटी लग रहा था, इसमें तो एक टाइम पे ग्रेविटी नहीं ना लग रहा है। ये भी सही बात है, उस ऑसिलेशन में हर टाइम पे ग्रेविटी लग रहा होता है, इसमें तो इस टाइम पे ग्रेविटी नहीं है, तो क्या पता यहाँ पे कुछ चेंज हो जाता, मैं क्या पता। सर सही बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एग्जैक्टली ये उसका क्वेश्चन है, पाथ इरडो का सिमिलर क्वेश्चन इरडो में है। अगर तुमने किया होगा इरडो, शायद नहीं किया होगा अभी तक, उसमें थीटा भी पूछा है कितने टाइम में जल्दी से लौट आएगा, ये भी क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द सेटअप सोन अ थ्रेड इज टॉट बिटवीन अ नेल ए, यहाँ पे एक नेल है, यहाँ पे टॉट कर दिया गया, टाइट है, और एक नेल यहाँ पे है, a nail B on the inclined plane as shown in the figure. You can change the length of the thread by the changing the location of the nail B. इस थ्रेड का लेंथ तुम चेंज कर सकते हो, इस पे लोकेशन चेंज करके ऐसे चेंज कर सकते हो। A bead that can slide on the, मूवेबल है क्या? हाँ ये बी मूवेबल है, ठीक है। मतलब ये देखो क्या, ए पे नेल है, नेल को तुमने टाइट कर दिया ऐसे, बी पे भी नेल है, बट अगर तुम्हें लेंथ चेंज करना है तो उस नेल को हटा के फिर आगे बढ़ा के फिर नेल लगा दो ताकि लेंथ इतना हो जाए। रस्सी इलास्टिक रस्सी है, उसको और बढ़ाना तो नेल उठाओ ऐसे करके यहाँ लगा दो तो लेंथ अलग आ जाएगी। नहीं समझ रहे हो क्या? हेलो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? इमेजिन हो गया। हाँ ये फिक्स पॉइंट है, दिस वन इज द फिक्स्ड। यहाँ से नील हटा के यहाँ कर दो तो रस्सी का लेंथ ही हो जाएगा, यहाँ से नील हटा के तुम यहाँ कर दो तो रस्सी का लेंथ ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? हेलो, अब एक बीड को आपने यहाँ से छोड़ा, तो अगर नील यहाँ लगा हुआ है तो बीड ऐसे आएगा, कुछ टाइम लगेगा। नील को यहाँ लगा दो तो बीड को यहाँ से छोड़ो तो कुछ टाइम लगेगा, बीट को यहाँ से छोड़ो तो कुछ टाइम लगेगा। किसी में तो टाइम कम लगेगा ना, क्या? कैलकुलस लगेगा ना इसमें? हाँ किसी में तो टाइम कम लगेगा ना। तो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ थ्रेड सो दैट द बीट रीचेस द नेल बी इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ऐसा टर्म जहां आ जाए समझ जाओ कि वो कैलकुलस है। कह रहा है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होना चाहिए, लेट्स दिस लेंथ इज एक्स। आपने आगे क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक सर्कल था, उसमें बहुत सारे कॉर्ड थे, तो वहाँ पर टाइम मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा टाइम हर जगह में सेम आ रहा है, वैसे ही कुछ यहाँ पर सोचा जा सकता है ना, सर्कल के अंदर ये वाला क्वेश्चन उसके सिमिलर लग रहा है सर। सर एरो का एक क्वेश्चन था जिसमें है ना एकदम। पूछता कि आप है ना रोड पे चल रहे हो, उसके बाद आप फील्ड में जाते हो तो आपकी वेलोसिटी है ना n टाइम्स हो जाती है, 1/n टाइम्स हो जाती है। नहीं, इरडो में क्वेश्चन ऐसा है, इरडो क्वेश्चन ऐसा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उस पे एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो बीच में कहीं शायद रफ सरफेस कुछ ऐसा है, उसमें पूछता है कि इंक्लिनेशन एंगल थीटा क्या होना चाहिए ताकि मिनिमम टाइम लगे वापस आने में, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ये भी उसी तरीके से, इसमें इंक्लिनेशन चेंज कर रहे हो ना रस्सी का, नहीं समझ रहे हो? रिलेटिव है हाँ सर। अभी बताऊं कौन सा क्वेश्चन रिडो का? मेरे पास रिडो का है किताब, नहीं मेरे पास अभी तो नहीं है, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम थीटा बार बार चेंज कर रहे हो, थीटा बार बार चेंज कर रहे हो, तो कंफर्म है ये टाइम अलग लगेगा, ये टाइम अलग लगेगा, ये टाइम अलग लगेगा। दैट मीन्स टाइम विल बी द फंक्शन ऑफ लेंथ, इस लेंथ एक्स के फंक्शन में आएगा बाद में फंक्शन को, और लेंथ एक्स के फंक्शन जिसके भी फंक्शन में है, बट टाइम तो फंक्शन बनेगा ना। हेलो, तो अगर टाइम फंक्शन बनेगा तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, आंसर आ जाएगा।
मैंने क्या किया कि लेट्स किसी टाइम पे, क्या बोलो, अलग अलग एंगल पे सर ग्रेविटी का भी तो सर अलग अलग कंपोनेंट आएगा सर, हाँ कोई वो इशू भी नहीं, तो सर टाइम पे इफेक्ट करेगा। सर बोल रहे हाँ हैं वही तो मैं बोल रहा हूँ। छोटे से को लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। ये वाला एंगल लेट्स थीटा है ना, दिया हुआ है, ये थीटा फिक्स्ड है, दिस थीटा इज फिक्स्ड, बट दिस एंगल विल बी चेंजेस, दिस एंगल इज, लेट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस एंगल को मैंने बीटा मान लिया, तो बात करने को बंद मत करो। ये एंगल बीटा है, ये एंगल है थीटा, देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा, थीटा इज फिक्स्ड, और इस एंगल को बीटा मान लिया। अच्छा इसको अगर बीटा मान लूं और ये एच फिक्स है, अच्छा ये लेंथ मान लो एक्स है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ एक्स है, तो इधर का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, ये बीटा के साथ बनेगा ए साइन बीटा, द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ए साइन बीटा, डाउट होगा तो मुझे रोक देना, ये नहीं जी साइन बीटा बनेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल बीटा है, तो दिस एक्सेलरेशन इज जी साइन बीटा। तो फिर यहां से यहां तक आने का टाइम क्या लगेगा, द टाइम इज √2 एक्स डिवाइड बाई इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, दैट इज जी साइन बीटा। सर 2u/g डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्या? अरे ये सही है कि नहीं ये बता दो। सर ये सही है। हाँ सर, एस पर और यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाया है बस, u इज द जीरो ना, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, तो एस पर और यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दिया, आ गया टाइम। बट ये जो x है वो भी तो वैरिंग कर रहा है, एंगल बीटा भी वैरी कर रहा है, तो एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ अगर ये x है तो ये लेंथ क्या बनेगा, दैट इज x बनेगा। साइन बीटा, अच्छा हाँ ये साइन बीटा बनेगा, x साइन बीटा। एक्स साइन बीटा बनेगा। मतलब एक काम करते ना, ये एंगल लिख लो, दिस एंगल विल बी π/2 माइनस थीटा, लिख सकता हूं यस अगर ये थीटा है। अब इस ट्रायंगल में लगा दो साइन रूल, साइन रूल लगाओ, तो साइन, तो एक्स अपान साइन इस एंगल का साइन, एक्स अपान इस एंगल का साइन, दैट इज π/2 माइनस थीटा इक्वल टू दिस लेंथ इज h डिवाइड बाई इस एंगल का साइन थीटा प्लस बीटा। यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई π/2 बाई इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा h कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस बीटा। इस x को उठा के यहां पे रख दो, द टाइम ऑफ टाइम पीरियड इज नथिंग बट, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ h cos थीटा अपान साइन थीटा प्लस बीटा, h cos थीटा अपान साइन थीटा प्लस बीटा, और ये टर्म ये g साइन बीटा बचा रह गया, तो g साइन बीटा बचा रह गया, ये बन गया इतना। अच्छा इसमें देखो h कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, h इज द कांस्टेंट एंड दिस थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, this theta is also constant, only beta is changing। सर आपने d को स्क्वायर क्यों किया? ऐसे ही स्क्वायर कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, इसको स्क्वायरिंग कर दिया। क्यों सर रीजन तो ऐसे बताओ। अरे कोई बात नहीं भाई, ठीक है, सही है, खुश। हेलो, हाँ सर। h इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट पे 0 कर देंगे। t को मिनिमाइज करना है, t को मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है। लेट्स डिनोमिनेटर इज y, दैट इज साइन बीटा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा। अब y को मैक्सिमाइज करना है, और y बीटा का फंक्शन है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, तो dy बाई डी बीटा विल बी 0 फॉर y मैक्स। यस, अब तो कैलकुलेशन ही रह गई। अब कैलकुलेशन रह गई, तो ये बन गई साइन बीटा, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस बीटा प्लस साइन थीटा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा, इंटू कॉस बीटा। अब तुम देखो ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स द जीरो इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस थीटा। 2 बीटा प्लस थीटा। अभी पाई एंगल होना चाहिए, दैट मीन्स 2 बीटा प्लस थीटा इज पाई, तभी तो जीरो बनेगा। देन व्हाट इज द बीटा, द बीटा इज π/2 माइनस थीटा बाई 2। मतलब जिस वक्त
ये स्ट्रिंग जिस वक्त ये स्ट्रिंग हॉरिजेंटल से बीटा एंगल बना रहा होगा, जिस वक्त ये स्ट्रिंग हॉरिजेंटल से बीटा एंगल बना रहा होगा, उस केस में टाइम सबसे कम लगेगा। तो फिर x की वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन दिया गया है मैं इसका यूज कर लूँ, द x इज इक्वल टू h, द h ऑलरेडी मुझे पता है cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस बीटा, बीटा आया था π/2 माइनस θ/2, तो ये बन जाएगा h cos थीटा डिवाइड बाई ये π/2 है ना, तो cos का टर्म बनेगा और ये बनेगा θ/2, दैट इज 0.5 थीटा। That is what is x? The x is nothing but h cos theta into 6.5 theta, and this is the x. इस x पे टाइम सबसे कम लगेगा, इस x पे टाइम की वैल्यू सबसे कम आएगी, and this is in answers of D part. इधर थीटा को मिनिमम करने वाला लॉजिक सेम ही तरीके से आया ना, जिसमें इंक्लाइन के लिए हम लोग इक्वेशंस निकालते हैं। इंक्लाइन के लिए इक्वेशंस निकालते हैं। हाँ, इसके बाद देखो ये तो वैल्यू मिल गई तुम्हें, ये आंसर मिल गया। अगर आपसे पूछता कि मिनिमम पॉसिबल टाइम बताइए, तो इस x को उठा के यहाँ प्लेस कर देना, द मिनिमम पॉसिबल टाइम आ जाए, ठीक है। इसके बाद the next question is question number 3rd. सर मेरा एक डाउट था हम्म सर, अगर हम लोग को है ना एक्सेलरेशन और उसका डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ दिया हो तो उसमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? किसका दिया हूँ? एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन सेंड करना फिर बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन भेजना बता दूंगा। कह रहा है कि अ रोप ऑफ लेंथ एल प्लेस स्ट्रेट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, देखो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोप रखा हुआ है। लेट्स द मास ऑफ रोप इज कैपिटल एम। अगर यहाँ फोर्स एफ लगाया हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेंसाइल फोर्स टी develop in the rope at a distance x from the rear end vary with the x as shown in the graph. What can you certainly conclude about the density of the rope? कह रहा है कि जो टेंसाइल टेंशन है वो वैरी कर रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। टेंसाइल मतलब जो टेंशन है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, एक्स रियर एंड से, मतलब एक्स इस एंड से। तो कह रहा है कि व्हाट यू सर्टेनली कंक्लूड अबाउट डेंसिटी ऑफ द रोप। रोप की डेंसिटी पे कमेंट करो। इट्स डिक्रीज विद द डिस्टेंस एक्स, यूनिफॉर्म, इंक्रीजेस, मैक्सिमम, मिडिल एंड देन डिक्रीजेस। बताइए। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, ये टी वर्सेस एक्स के ग्राफ, डेंसिटी डिक्रीजेस होगा ना। एक्स पे जाके एक डीएक्स की स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप ले लिया, इस स्ट्रिप के वीडियो बनाते हैं। इस स्ट्रिप पे यहाँ का टेंशन टी प्लस डी टी होगा, यहाँ का टेंशन टी होगा। तो जब इस स्ट्रिप की एबीडी बनाओगे तो तुम उसके ऊपर जो एबीडी दिखाओगे दैट इज टी प्लस डी टी और दिस वन इज द टी। एक्सेलरेशन तो ये है दैट इज कांस्टेंट। इस पे नेट फोर्स क्या लिखोगे? टी प्लस डी टी माइनस टी दैट इज डी टी इक्वल्स टू इसका मास। मास क्या लिखोगे? मास पर लेंथ अगर यहाँ का लैम्डा है तो लैम्डा इंटू डी एक्स मास बनेगा, इंटू एक्सेलरेशन इज ए। इससे बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट लैम्डा इंटू ए।
A is the constant, F upon M, M is the total mass. dt upon dx is nothing but इस ग्राफ का स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप है, dt upon dx is nothing but इस ग्राफ का स्लोप है। अच्छा, जितना ऊपर जा रहा है क्या इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीज कर रहा है? यस, इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीज कर रहा है। देखो ये स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ये स्लोप डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, वो तो इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड में स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना? हाँ, मैग्नीट्यूड क्या ऐसी वैल्यू में भी डिक्रीज कर रहा है। देखो ये ज्यादा एंगल है, ये कम एंगल है, ये एक्यूट एंगल है ना। यस सर, यस दैट मीन्स स्लोप इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। यस सर। Slope decreasing a constant, it is only possible when lambda decreases, when lambda decreases, that means इधर जाने पे लैम्डा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा यहाँ तक। तो वही उस ऑप्शन दिया हुआ है कि इट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस x फ्रॉम रियर एंड। यस, लगातार डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि स्लोप लगातार डिक्रीज कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है स्लोप, तो लगातार घटेगा सब। और यहाँ पे स्लोप अप्रोक्सीमेट देखो 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ की डेंसिटी नेग्लेजिबल हो जाएगी, नेग्लेजिबल कंपेयर टू अदर। सर यस सर हमारे क्लास में वो आपने जो लैम्डा रेडियस लिखा है ना, वहाँ पे सर बोला गया कि अगर छोटा एलिमेंट जो आपने लिया है तो उसका मास अगर dm मान ले, उसका लेंथ dl, तो dm बाई dl उसको लैम्डा बोलते हैं। वो बता रही कि वो लीनियर डेंसिटी नहीं, क्या बात कर रहा हो? यस सही तो है, लीनियर डेंसिटी है लैम्डा, देन व्हाट इज प्रॉब्लम? हाँ सर वही मैं बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसमें dm में वो लैम्डा dl डाल दिया, फिर यही आ रहा था, मैं पूछ रहा था। सही तो है, वो लीनियर डेंसिटी की बात कर रहा है। देखो सर्टेनली अबाउट द डेंसिटी ऑफ द रोप। अच्छा ये ना डिफॉल्ट केस में एरिया बराबर है, तब अगर एरिया बराबर नहीं भी हो ना तभी भी फर्क नहीं पड़ता यार, लैम्डा इंटू डी एक्स है। मतलब मास पर यूनिट लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है, तो डी एक्स लेंथ का क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। और लाइन के केस में स्पेशली वो जो डेंसिटी की बात करते हैं सब डेंसिटी की, वो उसी डेंसिटी की बात करते हैं, मतलब लैम्डा की ही बात किया जाता है। नहीं समझ रहे हो? सर अगर तो एरिया में भी सर वेरिएशन होता है? अगर एरिया में वेरिएशन होता तभी भी मैं कह रहा हूं, अगर मान लो एरिया वेरी कर रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई? मास पर लेंथ तो आ ही सकता है लैम्डा भाई, यहाँ के एरिया कम हो इधर एरिया ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है? ये dx लेंथ का स्ट्रिप है तो यहाँ की मास डेंसिटी अलग होगी, मास पर लेंथ, इधर का मास पर लेंथ अलग होगी, तो मास पर लेंथ की बात कर रहा है। मतलब इसमें तुम ये कह सकते हो, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, इसमें तुम एक लाइन ऐसे बना सकते हो कि ये एक्चुअल में अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता, मतलब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता, मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता, तो ये स्ट्रिप तुम्हें ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा एकदम यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता। तो क्या होता, यहाँ पे डेंसिटी देखो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, कम है, कम, मतलब मास पर लेंथ कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट एक्चुअल डेंसिटी हर जगह बराबर है। लेकिन इस क्वेश्चन के डायग्राम में देखो कहीं ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें एरिया अलग अलग नजर आ रहा है, दैट मीन्स एरिया हर जगह सेम है। अगर एरिया हर जगह सेम है तो इसका मतलब कि जिस तरीके से लैम्डा चेंज होगा उसी तरीके से डेंसिटी चेंज होगी। नहीं बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब जो वॉल्यूम डेंसिटी लिखोगे, वॉल्यूम डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इनटू एरिया। ये मास पर लेंथ है, लैम्डा अपान ए, सॉरी दिस इज द लैम्डा अपान ए, लैम्डा अपान ए। और ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है दैट मीन्स अगर लैम्डा डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स रो शुड बी डिक्रीजेस। अभी बात नहीं समझ आ रही है? नहीं सर ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सर फॉर्मूला ये कैटेनरी लगेगा? इसमें कोई कैटेगरी नहीं है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कैटेगरी का क्या मतलब है? कुछ नहीं, सब नाम हम दे के तो बच्चों को गुमराह कर दिया जाता है। ठीक है, ये नाम अब पता चलता है कि उसमें कुछ है ही नहीं है। तुम सर इसमें तो स्टूडेंट टेंशन के लिए हाँ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस एग्जाम यार, ओनली जेई। और जेई का एग्जाम का प्रिपरेशन 12th क्लास का बच्चा करता है। तो 12th क्लास के बच्चे को क्या तुम तूफान जैसा कॉन्सेप्ट ला के डाल दोगे क्या?
कभी पूछता ही नहीं जी। इस बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा तूफान जैसा? कोई तूफान जैसा क्वेश्चन नहीं पूछता, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसको आराम से समझना होता है। अच्छा एक सेकेंड रुको थोड़ा सा, तुमको एक्सप्लेन करने के चक्कर में ओके करा यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 13 मीटर टाइड ऑन द पेगे पे टाइड मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया गया एज सोन इन द फिगर। अब फ्रिक्शनलेस पेग बी, ध्यान रखना द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्रिक्शनलेस पेग बी, ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने का मतलब जो टेंशन यहाँ पे होगा एग्जैक्टली वही टेंशन यहाँ पे होगा, फ्रिक्शनलेस है। तो जो टेंशन यहाँ पे वही टेंशन यहाँ पे, और ये वाला मास नेग्लेजिबल है अप्रोक्सीमेट, देखो तो नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो मास नेग्लेजिबल है। तो जो टेंशन यहाँ का वही टेंशन यहाँ का, टी तो यहाँ का टी लिख लेंगे। कह रहा है लेंथ ऑफ रोप हैंगिंग बिटवीन द पेग, दोनों पेग के बीच में टोटल लेंथ 8 मीटर है एंड टोटल 13 मीटर था, 13 मीटर। तो अगर ये 8 मीटर और 30 मीटर, इधर कितना होगा 5 मीटर। द एंगल विद द रोप मेक विद द वॉल एट पेग ए, ये एंगल कितना बन रहा है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये एंगल और ये ए और बी सेम लेवल पे, एग्जैक्टली सेम लेवल पे उन्होंने लिखा हुआ, देखो बी फिक्स इन द लेवल विद द पेग ए, एकदम सेम लेवल पे है। तो तुम कंफर्म कर सकते हो जो ये वर्टिकल है तो ये भी तो वर्टिकल है, तो ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इस पर डाउट हो तो मुझे बता दो। एकदम ये सिमेट्रिकल ग्राफ होगा एकदम। अगर यहाँ पे लगा दो मिरर तो ये पार्ट इसका इमेज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिक्स है, ये भी एक तरफ से देखो तो फिक्स है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं, मान लो ऐसा दिमाग में आता है कि नहीं नहीं क्या सही है सर हम्म? सर यदि ये जो रोप है ये नॉन यूनिफॉर्म मास का होता तब तो दोनों थीटा इक्वल नहीं होता। हाँ बट ये तो सही है ना कि अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो ये थीटा इक्वल होगा, नहीं होगा भाई। सिमेट्री से जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा, तो सर होगा। जो थीटा यहाँ पे वो थीटा यहाँ पे। एक काम करते हैं, अब मैंने क्या किया, इतने पार्ट की एबीडी बनाई, सिर्फ इतने पार्ट की। तो इतने पार्ट की एबीडी बनाओगे तो ये टी ऊपर दिखाओगे तो क्या यहाँ का जो टेंशन टी होना चाहिए इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए। तुम कहोगे यस इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, तो लिखोगे 5:λ मास, मास पर लेंथ में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया इतने पार्ट का मास, m इंटू जी, आ गया यहाँ का टेंशन। अब मैं बनाऊंगा इसके आधे पार्ट की एबीडी, सिर्फ इसके आधे पार्ट की एबीडी बनाने जा रहा हूँ, इतने पार्ट की एबीडी। तो इस पार्ट को उठा के तुम ऐसे लिख लो, आधे पार्ट की एबीडी बना रहा हूँ ऐसे। तो ये टेंशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिखलाएगा, दिस इज T1, और ये टेंशन T तुम्हें ऐसे दिखेगा। और अगर मैं इसको भगा दूं ऐसे, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या आएगा, दैट विल बी थीटा। और इतने पार्ट का वेट किधर काम करेगा, नीचे। ये वेट होगा कितना, ये वेट होगा कितना, देखो ये टोटल कितना मीटर है, ये 8 मीटर है, 8 मीटर, दैट मीन्स ये 5 मीटर होगा, 5 मीटर। ना यू कैन राइट दिस इज 5 मीटर, तो 5 × λ/g। अब ये हॉरिजॉन्टल है, फोर्स वर्टिकल बैलेंस कर दो तो क्या बनेगा, T cos थीटा का वर्टिकल, इसका कंपोनेंट वर्टिकल आएगा नहीं,
4 मीटर वो फोर 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 मीटर लैम्डा जी नहीं होगा? हाँ, सर 4 लैम्डा। दिस विल बी 4 लैम्डा जी, 4 लैम्डा जी, सही कह रहे हो। तो टी कॉस्ट ऑफ 4 लैम्डा जी आ गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और अगला इक्वेशन यहाँ पे आया था टी और 5 लैम्डा जी, उठा के यहाँ प्लेस कर दो। 5 लैम्डा जी cos theta is 4 lambda g, and what is cos theta? That is 4 upon 5. Then what is theta? 37 degree. The answer will be 37 degree. डाउट होगा तो मुझे रोक देना। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आर टर्नर कैम्ब्रिज। तो 8 मीटर से आपने जहाँ पे वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, वो वाला एंगल वर्टिकल से नियरली थीटा हो सकता है क्या? अरे एकदम हॉरिजॉन्टल है नहीं, ये। रोप के साथ हॉरिजॉन्टल का मैं बोल रहा हूँ। इस रोप पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। ये एंगल थीटा क्यों होगा? दिस एंगल विल बी वो डिफरेंट। नहीं, हाँ, वो नहीं सर, वो वर्टिकल के साथ। ये एंगल थीटा है, ये तो थीटा है, ये भी थीटा है। नहीं सर, सर आपने जो 8 मीटर का जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उसका रोप के साथ में बोल रहा हूँ। ओके, गॉट इट, समझ गया। तुमने ये कहा कि ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है इसका रोप के साथ एंगल ये थीटा, तो ये थीटा ये करो क्या? हाँ सर, मैं वो क्यों बोल होगा? रहा हूँ, अगर मतलब ये तो 0 डिग्री है, नहीं 90 डिग्री के आसपास है, अप्रोचेज 90 है, क्योंकि ये जो हाँ सर मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेट 90, नॉट थीटा। थीटा इज तो 37 डिग्री। निकाला जा सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। नहीं, कैलकुलेशन की बात ही नहीं है। ये क्या है, ये यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट होगा, ऐसे होगा ना, तो टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल एंगल 0 होता है, तो इस पे वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल 90 नहीं बनेगा, हाँ ये सर। ठीक है। सर कोई भी पॉइंट पे अगर एंगल पूछ ले तो वो कैसे निकालेंगे? यार इसमें क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल का मोमेंट बैलेंस करो। इससे क्या आएगा, T1 इज इक्वल्स टू, पहले तो इसका आंसर मार्क करिए 37। अब देखो T1 इज इक्वल्स टू T का साइन थीटा, T साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा बराबर होंगे। ये समझ सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ का टेंशन हो, इधर का कंपोनेंट्स, इधर का कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट सब आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा बराबर होंगे ना। यस या नो? यस सर, यस। अब T की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई, देखो T की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई, द T इज 5 लैम्डा जी, ये पता चल गया। तो यहाँ का टेंशन तुम्हें पता चल गया है, तो T पता और थीटा तुम निकाल चुके हो, दैट मीन्स T1 भी निकाल सकते हो। अब मैं किसी और पॉइंट पे तुम एंगल की बात कर रहे थे, लेट्स मुझे इस पॉइंट पे एंगल निकालना, इस पॉइंट पे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम निकाल पाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखते हैं। यहाँ का टेंशन मान लो T2 है, लेट्स दिस एंगल इज वर्टिकल से, दिस एंगल इज अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर दो, तो T1 इज इक्वल्स टू T2 का साइन अल्फा, और T1 तुम्हें पता चल चुका है क्योंकि T पता है, थीटा पता है, दैट मीन्स T1 पता है, तो T1 अल्फा। अब एक और इक्वेशन, वर्टिकल इक्वेशन लिखेंगे, आ तो गया। T2 का ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, T2 cos अल्फा इज बैलेंस बाई, इतने पार्ट का कुछ ना तो कुछ वेट होगा ना, ये तो दिया ही गया होगा कि किस पॉइंट पे पूछ रहा है। अगर ये पता होता तो मुझे ये वाला लेंथ क्वेश्चन में पता होना चाहिए, लेंथ कितना है। अगर इतने पार्ट का वेट अगर पता है, वेट अगर पता है तो तुम उस वेट को W लिख दो। अब देखो इस इक्वेशन को W अगर तुम्हें पता है तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो T2 से T2 कटेगा, W पता है, T1 पता है, अल्फा आ जाएगा।
तो उतने पार्ट का वेट तुम्हें पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करने के समय सिर्फ दो जहाँ पर ले रहे हैं, जिस जिस पॉइंट पे एंगल निकालना चाह रहे हैं वहां से और मिडिल पॉइंट से, मतलब उस दोनों एंड का टेंशन ही लेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, इतने पार्ट की वीडियो बनाई है तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर कर दिया। ओके सर, बताओ। ओके सर, समझ गए। और ये W पता होगा तो आंसर आ जाएगा। एक ये तो ठीक है, ये एक्चुअल में ये तो जेई के अंदर का सिलेबस है। इरडो में तो इसका क्वेश्चन ऐसा है कि जो कैटरली है ना, इसका शेप का इक्वेशन है, उसके अंदर इक्वेशन दे दिया जाता है, इक्वेशन डिराइव हो जाता है कि किस शेप को फॉलो करेगा। फिर तो इस वेट की भी जरूरत नहीं है। हाइपरबोलिक फंक्शन आता है। अब ये नहीं पता मुझे, यस सर, हाइपरबोलिक हाँ, बट ये डिराइव हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में कह रहा है, तुम बताओ कौन सा फंक्शन होता है। रुको, इरोडो का क्वेश्चन नंबर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। इंडेक्स कहाँ पे? डायनामिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बॉडी 58 पेज पे है। 58 पेज नंबर 58 58 पे। हम्म, क्वेश्चन है सब। 1.290 1.290 जस्ट थोड़ा सा वेट करना। 1.290 पाथ फाइंडर नहीं, वॉल्यूम 1 1.290। कैंटिलीवर प्रॉब्लम्स। ये तो इक्वेशन बन रहा है, वाई बराबर पैराबोलिक फंक्शन बन रहा है। ये प्रॉब्लम नंबर है 1.301। द इक्वेशन है वाई बराबर एन नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2e/i। ये पैराबोलिक फंक्शन है। देखो 1.303 सब यही क्वेश्चन है कैंटिलीवर का, लगातार प्रॉब्लम वही है। ठीक, बुक का बोल रहा हूँ सर। इरडो का है? यूरोप का क्या एनएलएम? नहीं, इरडो का कहना उसका कैंटिलीवर प्रॉब्लम।
1.303 1.301 ये सब यही क्वेश्चन है कैंटिलीवर क्यों हाई लेवल क्वेश्चन है, तो मतलब वो जेई के सिलेबस पे नहीं है। इस सारे एक एक चीज का कर्व का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यूनिफॉर्म रोप इज टाइड बिटवीन द नेल ए एंड द वॉल नेल बी। ठीक है, आप कैटेनरी लिखा हुआ है द टेंजेंट एट एंड ए एंड बी द मेक अल्फा बीटा इतना द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंसाइल, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे टेंशन टी को आगे बढ़ा दो ऐसे, यहाँ का टेंशन है टी बी, इसको आगे बढ़ा दो तो यहाँ का टेंशन होगा टी ए। इसने पार्ट का वेट डब्ल्यू को तुम नीचे को दिखा दो। अब ये एंगल अगर बीटा है तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी एंगल क्या होगा, बीटा होगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लो, इसको भी आगे बढ़ा दो, दिस एंगल शुड बी अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा। दैट मीन्स अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करूँ तो क्या लिखोगे, टी ए का साइन अल्फा, द टी ए साइन अल्फा इज बैलेंस बाय डब्ल्यू तो वर्टिकल है, ये बनेगा टी बी का साइन बीटा बनेगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ का टी ए साइन अल्फा यहाँ का टी बी साइन बीटा बराबर है। वैसे ही कोई भी अगर तुम यहाँ पे चले जाओ ऐसे ऐसे ले लो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंशन तुम ऐसे दिखाते हो लेट्स ऐसे, ये वाला एंगल थीटा है और ये है टी, तो क्या लिखोगे अगेन इतने पार्ट की वीडियो में हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करोगे दैट इज टी साइन थीटा। तुम समझ सकते हो कि इस पॉइंट का टी इंटू यहाँ का एंगल स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल का एंगल का साइन, टी बी यहाँ का टेंशन स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल का साइन, यहाँ का टेंशन टी स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल का साइन, ये सब बराबर जा रहा है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वल है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह हर स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। नाउ यू कैन से दैट द ऑप्शन ए इज करेक्ट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इन द रोप इज यूनिफॉर्म। बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इंक्रीजेज विद द हाइट, हाइट के साथ वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करेगा इधर जाते जाते। ये तो ऐसे ही तुमको लग रहा है कि सही है भाई, जब ऊपर जाओगे तो वेट नीचे को आएगा तो कंफर्म इंक्रीज करेगा। तो ऐसे ही लिख लो, इतने पार्ट की बड़ी बनाओ, अभी समझ में आएगा तुमको। इसको हटा दो यहाँ से और यहीं पे आ जाओ, सिर्फ इतने ही पार्ट की बड़ी बना लो, सिर्फ इतने ही पार्ट का। जब इतने पार्ट की बड़ी बनाओगे और बी वाला पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दो दैट इज टी बी एंड वर्टिकल के साथ एंगल इज बीटा एंड दिस वेट इज लेट्स एम जी। मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इतना ही पार्ट की। अब यहाँ का टेंशन टी दिखाया ऊपर की ओर, वर्टिकल से एंगल थीटा दिखा दिया, फोर्सेस बैलेंस कर दो वर्टिकल में दैट इज टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा ऊपर एम जी नीचे और इसका कंपोनेंट नीचे आएगा दैट इज एम जी प्लस टी बी कॉस बीटा, ये बनेगा। अब तुम देख सकते हो टी बी और बीटा इज द कांस्टेंट, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है इस पोजीशन के वक्त, ये भी अल्फा कांस्टेंट है। मैं इसमें वेरिएशन चेक करना था मुझे, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है, ये जो टी कॉस थीटा है ये वर्टिकली तो कंपोनेंट है, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा। तो अब जितना तुम ऊपर जाओगे समझ सकते हो कि एम जी जा रहा है तो टी बी इज ग्रेटर देन दिस वन, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ का और ये वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ का, एम जी का पार्ट एक्स्ट्रा आ गया ना, दैट मीन्स टी बी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन। तो सही बात है, जितना तुम ऊपर जाओगे वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, करना ही चाहिए था, तो ऑब्वियस है। टी पार्ट एंगल अल्फा कांट बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, अल्फा और बीटा में रिलेशन देखो तुमने ये यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ से टी ए अपान टी बी इज इक्वल टू
टी ए अपान टी बी इज इक्वल टू टी ए अपान टी बी इक्वल टू साइन अल्फा को नीचे भेज दो, ये बनेगा साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा। अब मुझे टी ए और टी बी में रिलेशन चाहिए। यस बोलो। टीए ग्रेटर देन तो टीवी होगा। इक्वेशन में गलत लिखा है क्या? टी ए और टी बी में रिलेशन चाहिए, टी ए ज्यादा है कि टी बी ज्यादा है, विच वन इज मोर, टी ए या टी बी? ये तो ऐसी लग रहा है कि आई थिंक टी ए शुड बी मोर देन टी बी, ज्यादा होना चाहिए। ये प्रूफ करो कि कैसे। वेट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें ये जो टी का वर्ट टी है ना, तो यहाँ से कॉस थीटा है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा ना। अच्छा, वर्टिकल, ये वर्टिकल कंपोनेंट इससे ज़्यादा है, तो मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब तुम ये कह रहे हो कि टी कॉस थीटा इज मोर देन। तो टी कॉस अल्फा नहीं हुआ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे टी जनरल पॉइंट थीटा पे, हाँ। एंगल थीटा पे। ओके, ये लिखिए। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर की ओर जाते जाते ही थीटा घट रहा है ना, ये कैसे पता? हालांकि थीटा तो दिख ही रहा है कि कम हो रहा है, ये कर्व ऐसे ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो वर्टिकल सिंगल थीटा कम ही होगा। क्यों? ये तो ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि वर्टिकल से कम होगा। या ये हम मतलब मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं है, टी ए से टी बी से ही कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे तो ग्राफ दिख रहा है कि अगर ऐसा ग्राफ है, कर्व ऐसा है, ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व अगर होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल कम होगा, सर ये एंगल ज़्यादा होगा, ये वाला एंगल कम होगा। ये तो सही है ना? क्योंकि वेट नीचे को प्रेस करेगा इसको, जब इसको वेट नीचे को प्रेस करेगा तो एक कर्व बनेगा, ऐसा ऐसा कर्व बनेगा, तो ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल कम होगा। ठीक है? ये कोई और भी इसमें दिमाग लगाया जा सकता है। वो तो ऐसे समझ में आ रहा है कि ये वेट आ रहा है तो ये कर्व ऐसा बनता जाएगा, ऐसा स्ट्रेच ऐसा आएगा, तो ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल कम होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन समझ आएगा मुझे कि अब बीटा इस फंक्शन को देख के मुझे ये समझ में आ गया कि बीटा इज मोर देन अल्फा, दैट मीन्स बीटा इज मोर देन अल्फा। अगर बीटा अल्फा से बड़ा है दैट मीन्स टी ए इज मोर देन टी बी। तो जो बीटा मतलब अल्फा जो आप प्रूफ कर रहे थे तो सब बाय ऑब्जर्वेशन ना, क्या आपने जो एंगल को जो आपने ग्रेटर देन लेस देन लिखा, मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो वो तो सर ऑब्जर्वेशन से, इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर? ये प्रूफ ही है। मतलब प्रूफ कैसे हो सर? मतलब ये तो टी ए अगर टीबी से ज्यादा हो गया तो प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये टेंशन इस टेंशन से ज्यादा है तो प्रूफ हो जाएगा। ये टेंशन इस टेंशन से ज्यादा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स बड़ा लिखो, तो मुझे बताओ इस वर्टिकल कंपोनेंट्स को तुम ये लिख सकते हो, ये टी ए कॉस अल्फा, टी ए कॉस अल्फा, टी ए कॉस अल्फा, वेट डब्ल्यू नीचे, प्लस टी बी, ये बनेगा। ये प्रूफ कर रहा है कि टी ए कॉस अल्फा इज मोर देन
टी बी कॉस बीटा, क्योंकि डब्ल्यू आ गया। तो टी ए कॉस अल्फा इज मोर देन टी बी कॉस बीटा, ये आ गया। अब एक मान लेते हैं, दो केस, लेट्स टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। अगर तुम ये मानते हो कि टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, एजम्पशन मान रहा हूं, अगर टी ए की वैल्यू टी बी से ज्यादा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा से ज्यादा कम होगा, इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर टी ए की वैल्यू टी बी से कम है, ये कैसे मान सकते हो? अगर तुम ये कहते हो कि टी ए इज लेस देन टी बी, सपोज करो ये इस टी बी से कम है, दैट मीन्स कॉस अल्फा को ज़्यादा होना पड़ेगा कॉस बीटा से, दैट मीन्स बीटा को अल्फा से ज़्यादा होना पड़ेगा। अरे नहीं, बेकार है, ये सही है। मुझे तो ऐसी ही बात समझ में आ रहा है कि वेट आता जाएगा तो एक कर्व ऐसा होता जाएगा। दैट मीन्स दिस एंगल मोर देन दिस एंगल, ये बढ़े। मतलब क्लियर मुझे दिख रहा है ऐसे, बट इसको इक्वेशंस पे तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, छोटा सा एकदम एकदम छोटा सा एलिमेंट लो यहाँ पे, तो तुम ये दिखाओगे यहाँ का जो टेंशन यहाँ का होगा वही टेंशन यहाँ का होगा। अगर एकदम छोटा सा एलिमेंट लो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हो, तो जो टेंशन यहाँ पे वही टेंशन यहाँ पे, बट ये एंगल अलग होगा और ये एंगल अलग होगा। इस एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया, इस एंगल को मैंने बीटा बोल दिया, हॉरिजॉन्टल से। अल्फा नहीं, इसको तुम अलग अलग एंगल मान लो, इसको एंगल मान लो θ1, इसको मान लो θ2, और इस टी पे बहुत छोटा सा है, तो यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन बराबर लिखोगे, तो लिखोगे टी एंड दैट इज θ1, और इस स्ट्रिप पे यहाँ का भी टेंशन क्या दिखाओगे, टी दिखाओगे, एंड दिस एंगल इज θ2। अब इसका वेट W तुम नीचे को दिखाओगे, W तुम्हें पता, अगर ये W नीचे दिखाओ तो इक्वेशन क्या बनेगा, T sin ऑफ θ1 इज इक्वल्स टू T sin ऑफ θ2 प्लस W। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, इस इक्वेशन में W आ गया और T बराबर है, दैट मीन्स θ1 मस्ट बी ग्रेटर देन θ2, ये होना चाहिए। ये सही है? हेलो, यस ये सही है। दैट मीन्स ये एंगल इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो जितना तुम ऊपर जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ेगा तो वर्टिकल से कम होगा, ये प्रूफ कर दिया। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लो, तो ये T cos θ1 इज इक्वल्स टू T cos θ2। तो पता है ये T बराबर है, बट ये जो वैल्यू है ना, ये रफली बराबर होगा, रफली बराबर होता है, रफली बराबर होता है, क्योंकि ये θ1 इस θ2, ये θ1 ये θ2, और यहाँ का टेंशन में, अब मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कायदे से टेंशन भी चेंज हो रहा था, तो सारा का सारा खेल पता है किसका होता है, इस कंपोनेंट्स के होता है। तो यहाँ का T लिख रहे हो तो यहाँ का टेंशन T प्लस dt लिखो। अभी कुछ बातें तुम्हें अभी समझ में आएंगी, वर्टिकल कंपोनेंट में लिखने जा रहा हूँ, मतलब यहाँ का और ज़्यादा बेटर। अब ज़्यादा डिटेल में चले जाओ, इसको ज़्यादा डिटेल में लेके जाता हूँ। अब एलिमिनेशन है तुम्हें समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन आंसर बताता हूँ, उसको दोबारा डिराइव करता हूँ।
यहाँ पे तुम देख लो एक बार, ये हमने ये प्रूफ कर दिया कि अल्फा कैन बी ग्रेटर देन बीटा, एकदम गलत स्टेटमेंट है। डी पार्ट, अल्फा कांट एज्यूम टू बी वैल्यू 0, तो इसके लिए मैं बता दूं पहले, उसके बाद वहाँ पे चलेंगे। ये इक्वेशन है, अल्फा 0 नहीं हो सकता। अगर अल्फा 0 हो जाता है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स टी बी साइन बीटा विल बी 0। अल्फा ये ना, अल्फा कांट बी 0। लेट्स अल्फा 0 है, अगर अल्फा को तुमने 0 मान लिया, अल्फा को तुमने 0 मान लिया, तो टी बी साइन बीटा इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। दैट मीन्स टी बी साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब टी बी तो 0 नहीं है ना। अगर टी बी मतलब यहां का टेंशन इसमें एक प्रूफ है, पता है क्या, कि जो बीटा है ना दैट इज ग्रेटर देन अल्फा, ये प्रूफ हुआ। अल्फा को तुमने 0 एज्यूम किया, मतलब अल्फा को तुमने 0 माना है, अल्फा इज 0। तो अच्छा, अल्फा अगर 0 हो जाए, एग्जैक्टली 0, तो फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? मतलब ये जो कील होगा ना, ये कील, इस कील की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। मतलब हैंगिंग वाला हो जाएगा, क्या? तो हैंगिंग टाइप हो जाएगा ना। तो टीवी साइन बीटा इज 0, दैट मीन्स बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये क्वेश्चन मेंशन है, तो बीटा 0 हो नहीं सकता। दैट मीन्स टीवी शुड बी 0। इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा हो गया, रस्सी को यहाँ पे कील मार दो और रस्सी ऐसे ऐसे वर्टिकल होते 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 अब बीटा नॉट 0, बीटा नॉट 0 कैसे हो सकता है? अगर टी 0 हो गया तो ये सर ऐसा शेप का मेन रीजन तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट, मतलब रस्सी का मास है इसलिए डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेंशन है, डिफरेंट जी का वेरिएशन भी हो रहा है स्मॉल हाइट के लिए। ये समझ में आ रहा है कि बीटा अल्फा से ज़्यादा है, ये तो प्रूफ हो गया। अगर तुमने अल्फा को 0 कर दिया तो अल्फा को 0 कर दिया और बीटा नॉन 0 रह गया, तो यहाँ पे टी जो आएगा, यहाँ पे एक टी ऐसे आएगा, हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, कल से कभी। अल्फा को 0 कर दिया गया, वर्टिकल एंगल। अगर ये 0 हो जाए तो क्या रस्सी को इस तरीके से लगा पाना पॉसिबल है? और बीटा नॉन 0 हो, अगर बीटा नॉन 0 हो गया तो फिर यहाँ पे टेंशन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे टेंशन, तो इस टेंशन के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे उसको बैलेंस कौन करेगा बताओ? ये जो टी है इस पॉइंट पे, ये तो ठीक है, सही है, मान लिया। तो अगर मैं यहाँ की बात ना करूँ, मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की, तो ये ऐसे बन गया, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, तो ये टी ऐसे हो गया, और ये तुम्हारा टी ये ऊपर की ओर है, तो ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, ये तो कुछ ना कुछ तो थीटा होगा ही यहाँ पे। मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो थीटा होगा ही। तो फिर इसका इधर कंपोनेंट आना चाहिए ना, जो कि इस टी के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया तो दैट मीन्स अल्फा 0 इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया? हेलो, हाँ, मतलब बोलिए ना सर। मैंने क्या किया, इतने पार्ट की वीडियो बना दिया, देखो इतने ही पार्ट की वीडियो बना, इतने पार्ट की आया। तो इतने पार्ट की वीडियो में यहाँ का टी तो तुम अपवर्ड दिखाओगे अगर अल्फा को 0 मानते हो तो, और यहाँ का टेंशन टी को तुम अवे दिखाओगे। बट ये यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल है, ये एंगल, ये तो एंगल 0 नहीं है ना, कुछ है कि नहीं ये बताओ? सर कुछ एंगल है, कुछ है, तो इस एंगल को थीटा मान लिया।
अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो टी ए का ये जो कंपोनेंट होगा, टी ए का ये कंपोनेंट वो जीरो आ गया, दिस बैलेंस बाई टी का कॉस कंपोनेंट, टी कॉस थीटा। अब टी भी नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ का टेंशन तो नॉन जीरो वैल्यू है और यहाँ का थीटा भी नॉन जीरो है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स अल्फा कांट बी जीरो। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। ओके ठीक है, तो आज की क्लास बस ना यहीं पे रहने तो पाथ फाइंडर्स में। इसके अलावा तो सर हाँ, मेरा एक डाउट था सर। तुम ग्रुप में सेंड कर दिया करो क्वेश्चन, ठीक है? सर मैंने आपको कॉल किया था, आपने बोला था क्लास में डाउट सॉल्व कर हाँ देंगे सर। ठीक है, तुम क्वेश्चन भेज देना, मैं कर बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। मतलब सर आप कल फ्री है सर? क्या? आप कल फ्री है थोड़ा, मतलब कोई हाँ मैं कल time? बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें होमवर्क नोट कर लो, इसमें जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर बाकी 6 जो क्वेश्चंस है जो आज डिस्कस नहीं हुआ वो तो नेक्स्ट है क्लास सर। वो होमवर्क में रहेगा। ओके सर। इसके अलावा जो आज का होमवर्क है वो लिख लो, वो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 11 to 12, तो स्प्रिंग आ गया, ये काम करो 6 to 11 रहने दो इसको। तो पाथ फाइंडर्स एनएलएम एमसीक्यू 6 to 11। और इसके अलावा ना मैं कुछ लेक्चर्स भेजूंगा, ठीक है? जो मेरे एडवांस में मेरे पास जो होंगे अलग से ना, उसको भी देख लेना। तो जो मेरे लेक्चर्स में होंगे, जो वीडियो में भेजूंगा, उसको देखने का तरीका क्या है मैं बता दूं। उसको देखने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चंस दिखेगा स्क्रीन पे उसको नोट करना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाए तो फिर वीडियो को भगा के देख लेना कि आंसर्स क्या है, ठीक है? मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो तुम सोल्यूशन देख के समझ लेना, और फिर भी नहीं समझा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में कर सर दूंगा। आज का जो पीडीएफ है वो ग्रुप में भेज हाँ वो मैं दीजिएगा। सेंड कर दूंगा।